हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू। विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इसी के साथ हम थ्योरी पार्ट है उसको भी कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अदर जो भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट है उनको भी हम लास्ट में कवर है वो करेंगे। क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो पर चैनल पर अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है भारत की भौगोलिक स्थिति के रिगार्डिंग, कि इसके संदर्भ में विभिन्न कथन दिए गए हैं और आपको इसमें से जो सही कथन है इसका चयन है वो करना है। तो प्रथम जो कथन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है? नहीं, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, तो सेवंथ बड़ा देश है, इसलिए कथन एक है वो गलत है। सेकंड है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है उसको कवर किए हुए है, तो ये ऑप्शन है वो सही है। 1 मिनट। तो जो कथन सेकंड हमने देखा था, भारत है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, वर्ल्ड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने पार्ट कवर करता है? 2.4% पार्ट है ये कवर करता है। थर्ड जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है, तो ये कथन है ये गलत है, क्योंकि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है। इसके रिगार्डिंग हम देखें तो इंडिया का जब आप मैप देखते हो, ये रफ डायग्राम है, तो इक्वेटर लाइन गुजरती है इंडिया से, सॉरी इक्वेटर लाइन नहीं, कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये इंडिया के जो 8 राज्य हैं 8 राज्यों से गुजरती है। इसके सदर्न साइड में आपको उष्ण कटिबंध देखने को मिलेगा, वहीं नदन साइड में आपको कोषण शीतोष्ण या फिर आप कहीं उपोष्ण कटिबंध है वो देखने को मिलता है। इसके रिगार्डिंग हम लास्ट में वीडियो में आराम से डिस्कस है वो कर लेंगे। एंड जो फोर्थ ऑप्शन जो आपके यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसका उपयोग भारतीय मानक समय है इसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन है ये करेक्ट है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली इस देशांतर रेखा का उपयोग है वो भारतीय मानक समय है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये रीड करते हो, अक्षांश जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड रेखाएं जब भी आप रीड कर रहे होते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्या किया जाता है। तो अक्षांश रेखाओं का यूज़ है वो किसी स्थान विशेष की लोकेशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वहीं देशांतर रेखाओं का यूज है वो किसी स्थान विषय के टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो समय को ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाएं यूज़ की जाती हैं, और लोकेशन को ज्ञात करने के लिए, स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपके सही पूछे गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, तो फर्स्ट तो हमने देखा गलत है क्योंकि 7वीं रैंक है इंडिया की। सेकंड कथन सही है, 2.4% पार्ट को कवर करता है। थर्ड कथन है वो गलत है, समूचा भारत कंप्लीट रूप से उष्ण में नहीं है, 23.5 डिग्री के सदन वाला पार्ट है वो इसमें है उष्ण कटिबंध में। और फोर्थ कथन है वो सही है, 82.5 डिग्री पूरी से जो देशांतर रेखा है इसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ है वो किया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन डी पे दिए हुए हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है। देखिए, उष्ण कटिबंध है ये आपको देखने मिलेगा जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इनके मध्य में देखने मिलेगा। जो ग्लोब है, ग्लोब में 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इस इक्वेटर लाइन के दोनों तरफ कर्क रेखा और मकर रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। इस कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो कटिबंध स्थित है उसे कहा जाता है आपके उष्ण कटिबंध। और इंडिया का जब आप भौगोलिक विस्तार देखते हो तो आपको इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार देखने मिलेगा वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि यहाँ से जो 23 डिग्री है इसके नदर वाला पार्ट तो आपको उष्ण कटिबंध में देखने मिल रहा है, वहीं सदन वाला, सॉरी नदन वाला भाग है वो तो उष्ण में नहीं है, सदन वाला भाग है वो उष्ण कटिबंध में देखने मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी क्वेश्चन से वापस कंप्लीट हो रहा है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां ऑप्शन सी। वापिस यही क्वेश्चन वापस रिपीट है, बस लैंग्वेज को इसमें चेंज है वो किया गया है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो हम जानते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया कि क्षेत्रफल का तो 2.4% है, लेकिन इस एरिया में कितनी परसेंट मानव जनजाति है वो निवास करती है? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की जो जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़। ये 121 करोड़ है, ये हमारे इंडिया की सेकंड रैंक है और कितनी है
वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या का 17.5% भाग है ये भारत में निवास करती है। तो मानव जाति है इसका अराउंडिंग 17.5% पार्ट है वो इंडिया में रहता है। फर्स्ट रैंक अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो है आपकी चाइना की, चीन की, और सेकंड जो रैंक आती है वो आती है इंडिया की। तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें माना गया है वो है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का लगभग 70% जनसंख्या है वो भारत में रहती है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो भारत का क्षेत्रफल बताया गया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग भारत का क्षेत्रफल है। न्यू डाटा के अकॉर्डिंग जब हम इंडिया के क्षेत्रफल को देखते हैं तो उसमें 206 किलोमीटर है वो और ऐड कर देते हैं। जो न्यू डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ये न्यू डाटा के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल है वो है। स्थलीय भाग है इसका 2.4% भाग है वो भारत है वो पूरे वर्ल्ड का कवर करता है। जनसंख्या यहाँ पर 17.5% रहती है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसलिए निकटतम जो आंसर इसमें ऑप्शन में माना है वो बी ऑप्शन को माना गया है। सेकंड 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो ये एक न्यू डाटा फैक्ट आप मान सकते हैं। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसमें आंसर वो कोई भी नहीं माना गया था क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 गाँव हैं। 6,40,932 गाँव है। तो इस अकॉर्डिंग पे आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे कुछ कथन दिए हुए हैं और उनमें से इनकरेक्ट असत्य कथन है इसको संदर्भ में आपसे पूछा गया है। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है। भारत का क्षेत्रफल बताया है 3,28,000,000 वर्ग किलोमीटर, जो हम जानते हैं 32,27,469 वर्ग किलोमीटर या फिर 263 वर्ग किलोमीटर ओल्ड या न्यू डाटा के अकॉर्डिंग। ये मिलियन वर्ग किलोमीटर में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार बताया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये आपको उत्तरी वर्ड है ये भी ध्यान रखना है। देशांतरीय विस्तार है या रेखांशीय विस्तार यहाँ पर लिखा गया है। इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो पूर्वी उत्तरी वर्ड है ये भी आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है भारत में राज्यों की संख्या। तो भारत में राज्यों की संख्या 26 ना होकर कितनी है? 28 है। इस अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें माना जाएगा वो आंसर रहेगा आपके इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग पूछा तो आंसर रहेगा डी आंसर कि 26 ना होकर कितने हैं? 28 हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य आपको देखने मिलेगा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य आपको देखने मिलेगा गोवा। वहीं 8 यूटीज़ में आप देखोगे सबसे बड़ी जो आपकी यूनियन टेरिटरी है आपके केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके आता है लद्दाख और सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश वो है आपके लक्षद्वीप। हाल ही में जो दमन दीव और दादर नगर हवेली वाला था उसको दोनों को अलग अलग थे पहले, इनको मर्ज करके एक ही है वो कर दिया है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं देशांतरीय विस्तार जो 97 डिग्री 25 मिनट आपके कच्छ जिला गुजरात से स्टार्ट होकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक इसका विस्तार आपको देखने मिलेगा लगभग 2933 किलोमीटर में। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 3214। देशांतरीय विस्तार कितना है? 2933 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आपसे असत्य कथन पूछा है। कौन सा कथन है वो असत्य है? हाँ तो 7th नंबर की क्वेश्चन है इसमें आपसे असत्य कथन पूछा गया है। फर्स्ट जो यहाँ पर कथन दिया गया है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है तो ये कथन सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा है? सेकंड है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है भारत की भूमि सीमा जो लैंड बॉर्डर है उसका विस्तार 15,200 किलोमीटर है तो ये कथन भी सत्य है क्योंकि एक्चुअल जो लैंड बॉर्डर के है उसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा 15,000
106 पॉइंट कुछ अराउंडिंग देखने मिलेगा, जिसको अगर हम राउंड फैक्ट में करते हैं तो राउंड फैक्ट में करने के बाद में उसको हम 15,200 है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है सर्वप्रथम सूर्योदय है, इसका उदय है भारत के मिजोरम राज्य में होता है। तो मिजोरम राज्य में नहीं होता, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये कथन है यही असत्य है, असत्य आपसे पूछा गया है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, मिजोरम में नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हमने देखे थे 7वां बड़ा देश। इससे पहले के जो 6 बड़े देश हैं उनको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं: RC, UC, रशिया, कनाडा, आपके अमेरिका, चाइना, फिर इसके अलावा आपको ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 7वां बड़ा देश कौन सा देखने मिलेगा? इंडिया। तो ये हमने 6 राष्ट्र देखे थे। कौन कौन से हमने देखे थे? रशिया फर्स्ट नंबर पर आता है, फिर सेकंड पर आता है आपके कनाडा, थर्ड पे आता है अमेरिका, फोर्थ पे आता है चाइना। थर्ड और फोर्थ में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि NCERT में अमेरिका को तीसरे स्थान पर दिया है और चाइना को फोर्थ पे, वहीं विभिन्न गाइड्स में तीसरे स्थान पर चाइना और फोर्थ पे अमेरिका को दिया हुआ है। तो इसको आपको लोड नहीं लेना है, इसके रिगार्डिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाए तो आपको NCERT है इसको प्रेफरेंस देनी है। फिफ्थ पर आता है ब्राज़ील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पर आपके इंडिया की रैंक आती है। लैंड एरिया का विस्तार देखें तो वो है, राउंड फिफ्ट में देखें तो 15,106.7 किलोमीटर, और वैसे अराउंडिंग लगभग देखें तो 15,200 किलोमीटर है। ये भारत का लैंड बॉर्डर है। वहीं आप कोस्टल बॉर्डर देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा 7,516 किलोमीटर। तो ये इसमें हमने इस चैप्टर में देखा था। अब हम इसके रिगार्डिंग जो हमारे भारत के सामान्य परिचय है इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं थ्योरी पार्ट, फिर हम कवर करेंगे आपके अक्षांशीय विस्तार का पॉइंट। तो ये है वर्ल्ड का मैप। ग्लोब में जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हो तो भारत है ये आपको देखने मिलेगा आपके उत्तर, ये जीरो इक्वेटर लाइन है, इसके नदर्न साइड में देखने को मिलेगा उत्तर, और जो ग्रीनविच रेखा है, GMT रेखा है, और इनके आपको भारत देखने को मिलेगा पूर्व साइड में। तो आप बता सकते हो ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। वही वर्ल्ड मैप में देखते हो तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के भारत है वो किस साइड में है, आपके दक्षिण एशिया का पार्ट है वो माना जाता है, सदर्न जो एशिया है इसका पार्ट माना जाता है। इसके अलावा हम भारत की शेप की बात करते हैं तो भारत का आकार है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, एक चतुष्कोणीय आकृति है वो देखने मिल रही है। तो इसकी आकृति भी आपसे कभी पूछी जा सकती है, तो आकृति बतानी है कैसी आकृति है भारत की, चतुष्कोणीय आकृति है वो आपको देखने मिलेगी। हमने भारत के रिगार्डिंग एक फैक्ट देखा था कि विश्व में 7वां बड़ा देश है। तो 6 अदर जो देश है उनको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट नंबर पर आपके आता है रशिया, सेकंड नंबर पर आपके आता है कनाडा, थर्ड नंबर पर आप ले सकते हो अमेरिका, फोर्थ नंबर पर आपके आता है चाइना, फिफ्थ पर आता है आपके ब्राज़ील, सिक्स पर आपको देखने मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ पर 7वां बड़ा देश कौन सा है आपके इंडिया। तो आकृति के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग, भौगोलिक जो एक्सटेंशन है उसके अकॉर्डिंग भारत है वो 7वां बड़ा देश है। इसका अक्षांशीय विस्तार आपको देखने मिलेगा, इंडिया का अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो वो आपको देखने मिलेगा 3214 किलोमीटर 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पर आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं देशांतरीय विस्तार आपको देखने मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट, जो गुजरात है वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको इसके पूर्वी देशांतर तक आपको क्या देखने मिलता है, देशांतरीय विस्तार लगभग कितना 2933 किलोमीटर में देखने को मिलता है। तो इसको हम इंडिया के डायग्राम से देख लेते हैं। ये ग्लोब में इंडिया की स्थिति है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये इक्वेटर लाइन गुजर रही है 0 डिग्री इसके नदन, और पूर्वी साइड पे भारत है वहाँ पर भारत स्थित है। यहाँ पर आपके सदर्न साइड में इस डायग्राम में यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है तिरुवनंतपुरम। यहीं पर आपको देखने मिलेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से भारत है इस स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर
37 डिग्री 6 मिनट जो आपके इंदिरा कोल है, यहाँ तक आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने मिलता है, लगभग 3214 किलोमीटर। वहीं आप देशांतरीय विस्तार देखोगे, यहाँ से गुजरात में कच्छ जिला है, यहाँ से स्टार्ट होकर जो 68 डिग्री 7 मिनट है गुजरात के कच्छ है, यहाँ से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका अंजाव जिला है, 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ तक आपको इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो देखने मिलेगा। इसके जो लगता है वर्ड लगता है, यहाँ पर जो वर्ड लगता है अक्षांशीय विस्तार में, वो उत्तरी अक्षांश लगता है, और देशांतरीय विस्तार में आपको याद रखना है पूर्वी देशांतर। 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये टर्म आपको याद रखनी है। तो ये जो विस्तार है देशांतरीय विस्तार, ये है 2933 किलोमीटर। जब आप देखोगे कि भाई आपके उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, वो आपके पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर के विस्तार की तुलना में अधिक है। ये 3214 है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम है 2933 है, अधिक विस्तार है वो आपको देखने मिल रहा है। इसके आप मान सकते हो क्योंकि अक्षांशों की मध्य दूरी है वो समान रहती है, वहीं देशांतर की मध्य दूरी है वो जैसे जैसे आप पोल्स की साइड देखोगे तो वो आपको घटती हुई नज़र आएगी। तो इस प्रकार ये पोल्स की साइड दूरी है वो आपको कम होती नज़र आएगी। वहीं एक फैक्ट और भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत है, इसके पूर्व और पश्चिम में जो समय है, टाइम कैलकुलेशन है, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा, 2 घंटे का अंतर है वो देखने को मिलता है। कर्क रेखा हमने देखी थी जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये भारतीय 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके गुजरात की जो कैपिटल है ये इसी के नियर आपको देखने को मिलेगी, भोपाल मध्य प्रदेश से। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़, रांची वाली जो कैपिटल है वो सबसे इसके निकटतम राजधानी है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये यहाँ से भारत से गुजरती है। वहीं अगर हम बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, तो वो आपके यहाँ से गुजरती है यूपी से आपके आएगी एमपी से छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर आपके जो गुजर रही है वो है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। और ये थी आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर हम बात करें राज्य की जो भी कौन कौन सी हम कर्क रेखा की निकटतम राजधानियाँ देखें, तो इसके रिगार्डिंग भी आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है। सबसे निकटतम राजधानी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर रांची, झारखंड की राजधानी रांची। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर रांची सबसे निकटतम है। फिर आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, ये भी इसके निकटतम है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर ये आती है भोपाल, थर्ड नंबर पर। फोर्थ नंबर पर ये गांधीनगर, और फिफ्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगी अगरतला। ये भी किसके निकट है? इस कर्क रेखा है, इसके निकट आपको देखने मिलेगी। कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपके रांची, सेकंड पर आइजोल, थर्ड पे आपको देखने मिल रही है भोपाल, फोर्थ पर गुजरात या गांधीनगर, और फिफ्थ पर अगरतला। इसके अलावा अगर आपसे कभी सिटी के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए कि कौन सी सिटी किसके निकटतम है, तो सिटी में जब आप बताओगे तो यहाँ त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। एक उदयपुर शहर आपके राजस्थान में है, एक उदयपुर शहर आपकी त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। तो त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है वो इस कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम है। इसके अलावा शहरों में सेकंड जो शहर आपको देखने मिलेगा वो गुजरात का आपको देखने मिलेगा अहमदाबाद, ये सेकंड आपको देखने मिलेगा। थर्ड आप देखोगे एमपी में उज्जैन, थर्ड नंबर पर आपको रहता है आपके उज्जैन। फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। तो ये ज़्यादा आपसे डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी किसी पीसीएस एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो फोर्थ नंबर पे आपके आता है अंबिकापुर, और फिफ्थ नंबर पर आप बता सकते हो वेस्ट बंगाल का हुगली, जहाँ पर गंगा नदी है, वो गंगा रिवर, दामोदर रिवर है, ये यहाँ पर सुंदरबन के डेल्टा है, इसके फॉर्मेशन में योगदान दे रही है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है हुगली बंदरगाह। तो ये 5वां बड़ा शहर है। और छठवां हमारे राजस्थान में आप बता सकते हो कि बांसवाड़ा, राजस्थान से भी होकर गुजर रही है। तो छठवां जो स्थान आप एक बता सकते हो राजस्थान के रिगार्डिंग कभी पूछा जाए तो राजस्थान है का बांसवाड़ा है, ये इसके छठवां निकटतम शहर है, सिटी है। पहले हमने देखी थी राजधानियाँ और अब देख रहे हैं शहर, सिटी। सिटी में हमने फर्स्ट देखा उदयपुर,
कलर चेंज करके देखिए तो सिटी का आता है, फर्स्ट सिटी आती है आपके उदयपुर, उदयपुर। सेकंड में आपका आता है अहमदाबाद। थर्ड में आपको देखने मिलेगा उज्जैन। फोर्थ में आपको देखने मिलेगा अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर फोर्थ है। और फिफ्थ में आपको देखने मिलेगा हुगली। सिक्स सिटी बनती है आपके राजस्थान का बांसवाड़ा। ये 6 सिटियाँ हैं, ये आपको इसमें देखने मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के प्रभाव की, तो भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये आपको लगभग देखने मिलता है 30 डिग्री। भारत में जो अक्षांशीय विस्तार है ये आपको कितना देखने मिलता है, लगभग 30 डिग्री देखने मिलता है। वही देशांतरीय विस्तार है ये भी आपको कितना देखने मिलता है, ये अक्षांशीय विस्तार है ये भी 30 डिग्री है, देशांतरीय विस्तार है ये भी 30 डिग्री है। जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी वजह से आपको भारत में क्लाइमेट कंडीशन देखने मिलती है, जलवायु जो भी स्थितियाँ हैं वो देखने मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की आपको वनस्पति देखने मिलती है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है जो भारत को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसके सदर्न पार्ट में आपको देखने मिलता है उष्ण कटिबंध, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछा गया है। और नदन साइड में आपको देखने मिलेगा उपोष्ण कटिबंध। उसी अकॉर्डिंग आप बता सकते हो अगर किसी भी जो पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि राजस्थान के पीसीएस में पूछा जाए तो राजस्थान का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है, उपोषण है। यूपी की भी उपोषण कटिबंध आप बता सकते हो, हरियाणा भी उपोषण में। वहीं जो सदर्न वाले हैं वो कौन से कटिबंध में आते हैं, उष्ण में। और कंप्लीट इंडिया की देखते हैं तो इंडिया 2 भागों में आपको देखने मिलेगा। ऊपर की साइड आपको कोष्ण शीतोष्ण देखने मिलेगी और सदर्न साइड में आपको उष्ण कटिबंध है वो देखने मिलेगा। वहीं देशांतर रेखाओं में हमने देखा तो देशांतर रेखा है उस सबसे मेन है वो आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो यूपी के निकट से गुजरती है। यूपी में प्रयागराज के निकट है, वहाँ पर नैनीताल वगैरह है, मिर्ज़ापुर नैनी नामक स्थान है, वहाँ से गुजरती है। एंड ये यूपी के बाद में आती है आपके एमपी के बाद छत्तीसगढ़, फिर आती है ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से देशांतरी रेखा है ये गुजरती है। वहीं अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कर्क रेखा और देशांतर रेखा ये कहाँ पर मर्ज होती हुई दिखती है, तो ये कर्क और मकर रेखा ये आपको छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले हैं यहाँ पर मिलती हुई दिखती है। छत्तीसगढ़ का एक जिला आता है कोरिया जिला, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं हैं वो आपको मर्ज होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट हम कभी बात करें तो हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पूछा गया भी है लैंड बॉर्डर के रिगार्डिंग। जो भारत का पूरा लैंड बॉर्डर है वो है, एक्चुअल लैंड बॉर्डर तो कितना आपको देखने को मिलेगा, 15,106.7 किलोमीटर। और राउंड फिगर में अगर हम इसे करते हैं तो वो हमें देखने मिलता है 15,200 किलोमीटर। वहीं तटीय विस्तार भारत का देखते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ, तो ये आपको देखने को मिलेगा 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। एक्चुअल कोस्टल विस्तार तो कितना है 6100, इसमें आइलैंड रीजन है इनको इंक्लूड कर दो 2094, तो फिर बाद में राउंड फिग कितना बच जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। 6100 या फिर इसी को मेनलैंड एरिया है, इसको कहीं आपको 5,422.6 किलोमीटर भी देखने मिलता है। तो ये फैक्ट है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे कोस्टल बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग। फिर हम देख लेते हैं इंडिया की बाउंड्री है वो कौन कौन से देशों के साथ लगती हैं। तो इंडिया की बाउंड्री है वो आपको उत्तर और पश्चिम में आपको देखने मिलेगी, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ आपको बाउंड्री है वो देखने मिलती है। पाकिस्तान है, इसके साथ जो रेखा निर्मित की गई है वो आपके रेड क्लिफ रेखा है, ये पाकिस्तान के साथ है। और कितनी किलोमीटर की ये बाउंड्री बनती है आपके 3323 किलोमीटर के अराउंडिंग ये बाउंड्री है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है। वहीं आप देखोगे एक पार्ट है वो आपके अफगानिस्तान से भी लगता है, जो लद्दाख वाली सीमा है इसका थोड़ा सा भाग अराउंडिंग 106 किलोमीटर के अराउंडिंग है। ये किलोमीटर आपके किसके लग सकते, अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री है वो लगती है। और इसको रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा। पाकिस्तान के साथ जो लग रही थी रेखा उसको कह रहे थे आपके रेड क्लिफ रेखा, अफगानिस्तान वाले को कहा जाता है डूरंड लाइन। इसके बाद में लद्दाख से स्टार्ट होकर
यहाँ पर लेह लद्दाख है, यहाँ से स्टार्ट होकर और अरुणाचल प्रदेश तक आपको बाउंड्री देखने मिलेगी किसकी, चाइना की। तो ये बाउंड्री है वो किसके साथ बनती है, चाइना के साथ बनती है। वहीं इस चाइना के साथ जो बाउंड्री बनाने वाले इंडिया के जो राज्य आपको देखने मिलेंगे उनमें आप देखोगे लद्दाख, लद्दाख के बाद में आपको देखने मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये बाउंड्री किसके साथ बनाते हैं, चाइना के साथ बनाते हैं। चाइना, तिब्बत है, इनके साथ बाउंड्री है वो बनाते हैं। इसके अलावा बाउंड्री हमारे इंडिया की लगती है आपके नेपाल के साथ, नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर के अराउंडिंग। तो 1750 किलोमीटर के अराउंडिंग नेपाल के साथ बाउंड्री बनती है। इसमें आते हैं आपके उत्तराखंड, यूपी, बिहार और इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल वाले बाउंड्री है, ये भी किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। सिक्किम वाली बाउंड्री है, ये भी किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ। सिक्किम है, इसको आप नेपाल और भूटान दोनों के साथ बाउंड्री फॉर्मेशन में देखोगे। सिक्किम है, इसको नेपाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल वाली है, इसको सिक्किम और वेस्ट बंगाल दोनों नेपाल और भूटान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। इसके बाद में आप देखोगे भूटान के साथ बाउंड्री, भूटान के साथ बाउंड्री भारत के लगभग 699 किलोमीटर अराउंडिंग 700 के अराउंडिंग लगती है। इसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल और आपके आता है असम राज्य, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इनके साथ 4 राज्यों के साथ भारत की बाउंड्री है वो भूटान बनाता है। बाद में नेक्स्ट आप देखोगे चाइना वाली, ये जो चाइना वाला बाउंड्री है इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। चाइना और इंडिया के मध्य जो बाउंड्री बनती है इस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। यहाँ पे थी रेड क्लिफ रेखा, यहाँ पर आपने देखी डूरंड रेखा और ये जो वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट आएगा म्यांमार के साथ बाउंड्री बनती है पूर्वी राज्यों की। म्यांमार के साथ जो बाउंड्री बनती है उसमें आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री बनती है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और ये राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, आपके म्यांमार के साथ लगती है। लगभग 1643 किलोमीटर के अराउंडिंग की बाउंड्री है वो म्यांमार के साथ लगती है। फिर आप देखोगे बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री बनती है लगभग सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 4096 किलोमीटर के अराउंडिंग की जो कैपिटल है, सॉरी बाउंड्री है 4096.7 किलोमीटर, इसके अराउंड की बाउंड्री है वो किसके साथ बन रही है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में आप देखोगे जो बाउंड्री लगती है वो वेस्ट बंगाल की लगती है। वेस्ट बंगाल के बाद में आप नेक्स्ट नाम आपको देखने मिलेगा असम, यहाँ पर असम की बाउंड्री लग रही है। असम के बाद में यहाँ पर आप मेघालय की बाउंड्री देखने को मिलेगी। मेघालय के अलावा आपको यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम की बाउंड्री है, ये भी बांग्लादेश के साथ देखने को मिलेगी। तो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री बनाने हैं वो बनाता है आपके वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है राज्य हैं, ये बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं, बाउंड्री फॉर्मेशन है वो करते हैं। और सर्वाधिक ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा है, बाउंड्री लाइन है वो कौन से देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी ये बाउंड्री है वो लगती है। इसके अलावा सबसे लंबी तटरेखा की बात करोगे तो सबसे लंबी तटरेखा आपको देखने मिलेगी अंडमान निकोबार की। कोस्टल बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, तटीय रेखा। कोस्टल बॉर्डर की जब भी बात आती है तो सबसे लंबी कोस्टल बॉर्डर किसकी है, अंडमान निकोबार की है। लॉन्गेस्ट कोस्टल है इन मेनलैंड वो तो आप बात करोगी गुजरात की, और स्मॉलेस्ट आपको देखने मिलेगा दमन दीव। तो पहले हमने देखी जो लैंड बॉर्डर थी, कौन सी, लैंड बॉर्डर की बात की। अब हम देख रहे हैं कौन सी, कोस्टल बॉर्डर। तटीय रेखा, तटीय रेखा ये तटीय रेखा है, अराउंडिंग हमने देखी कि 6100 तो इसकी है आपके मेनलैंड की, और आपके 2496 के अराउंडिंग है वो किसकी है, आइलैंड की है। इनको टोटल को मिलाकर हम बताते हैं 7516.6 किलोमीटर की तटीय सीमा है वो भारत की लगती है। इसमें सबसे बड़ी सीमा लगती है आपके गुजरात के साथ, सबसे छोटी लगती है दमन दीव, दादरा नगर हवेली है, इनकी सबसे छोटी बाउंड्री बनती है। सबसे लंबी कोस्टल रेखा आपको देखने मिलेगी वो मेनलैंड में थी, और कोस्टल बाउंड्री सबसे मेनलैंड के अलावा देखोगे तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसके अलावा एक टर्म आपने कभी सुनी होगी सी एक्सटेंशन की, समुद्री विस्तार की, जिसमें हम देखते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपके खनिज वगैरह संसाधन हैं उनका रिसोर्स का यूज़ है वो कर सकते हैं। हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक्स राइट मिलते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये हम एक टर्म है ये भी हम क्लियर कर लेते हैं सी एक्सटेंशन,
जो यूएन के जो भी क्लोज हैं, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इस प्रकार से कुछ लॉ लगता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखते हैं UNCLOS 1982, ये सी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग ये इसके क्या लगते हैं, लॉ लगते हैं यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड एंड से नेशन क्लो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो समुद्र के रिगार्डिंग ये लॉ है, ये लगते हैं। समुद्री विस्तार देखें तो आपको नॉटिकल माइल्स में देखने मिलेगा। एक नॉटिकल माइल में कितने समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.852 ये किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में। एक नॉटिकल मील है या समुद्री मील जिसे कहें, तो इसमें अपने जो किलोमीटर आते हैं वो आता है 1.852 किलोमीटर इंक्लूड होता है। ये आपको जो रेखा देखने को मिल रही है, ये आपको देखने को मिल रही है आधार रेखा या फिर हम कहें बेस लाइन। इस बेस लाइन के से 12 नॉटिकल माइल है, आधार रेखा है, उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा सीमावर्ती सागर वो देखने मिलता है इस बेस लाइन से। बेस लाइन है, इससे आप देखोगे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है सीमावर्ती सागर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको कंप्लीट राइट है वो दिए जाते हैं। यहाँ पर आप निर्दोष व्यक्ति है उसको जानने की परमिशन होती है, आप फिश वगैरह पकड़ के लेकर आ सकते हो, तो इसके राइट है वो मिलते हैं। इसके बाद में सीमावर्ती सागर के बाद में आपको देखने मिलेगा 24 किलोमीटर माइल्स तक। इसके अलावा बाद में 24 किलोमीटर नॉटिकल माइल है। यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे जो भी जिस भी राज्य की लगती है, जिस भी देश की लगती है, उसको वहाँ पर फाइनेंशियल वित्तीय अधिकार है वो प्राप्त होते हैं। तो वित्तीय अधिकार है वो यहाँ तक मिलते हैं और इसको कहा जाता है संलग्न सागर कहा जाता है इस बाउंड्री को। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स तक ये आपको देखने मिलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर आपको रिसोर्स तक के राइट है वो प्राप्त होते हैं। और इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में सभी के लिए ओपन होता है सागर या महासागर, और हाई सी के रूप में जिसे जानते हैं। किसी भी राष्ट्र है उसके एकाधिकार है यहाँ उससे दूर हो जाता है। राष्ट्र का एकाधिकार है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले तो तटरेखा से आधार रेखा के मध्य आंतरिक जल होता है, कुछ भी करो आपको पूरे राइट है। फिर इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल है, यहाँ पर सीमावर्ती सागर होता है। सीमावर्ती सागर में आपको आपके जो भी निवासी हैं, जैसे इंडिया के निवासी है, वो आप यहाँ पर जाकर निर्दोष व्यक्ति घूम फिर सकते हैं। इसके बाद में 24 नॉटिकल माइल्स तक आपको वित्तीय अधिकार होते हैं। किसी भी दूसरे देश का कोई भी जहाज़ वगैरह आता है आपके यहाँ पर रुकता है पोर्ट पर, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनसे चार्जेस वगैरह वसूल कर सकते हो। यहाँ पर आपके क्या है, वित्तीय फाइनेंशियल अधिकार है। 200 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ तक आपके क्या देखने मिलता है, आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न सागर। तो ये हो गया 24 नॉटिकल। यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहाँ पर आप कोई भी पेट्रोलियम वगैरह का उत्पाद है, या फिर अगर हम बात करें कोई भी आइलैंड वगैरह हैं, तो इनके रिसोर्स का प्रयोग है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक आप कर सकते हो। तो इंडिया है, इंडिया के चारों तरफ आप देख सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स है। जो कोस्टल बॉर्डर है इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक इसका है वो आपके अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। उसके बाद में हाई सी आ जाता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में, वहाँ पर किसी भी देश का कोई भी राइट है वो नहीं रहता है। तो ये आपको सी एक्सटेंशन के रिगार्डिंग एक फैक्ट है वो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया और के विभिन्न राज्यों और उनकी कैपिटल के रिगार्डिंग, तो आप देखोगे कि इंडिया में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, और उनकी कैपिटल हम देखें तो ये भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। दोनों को साथ ही देख रहे हैं, 28 राज्यों और 8 जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी कैपिटल हम साथ ही कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, पहले यहाँ पर ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एक ही हुआ करता था। अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक बना दिया आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, एक बना दिया आपके जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, उत्तराखंड की देहरादून। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपको देखने मिलेगी जम्मू, और श्रीनगर कैपिटल है वो देखने मिलेगी। पंजाब में आपको पंजाब और हरियाणा की देखने मिलेगी चंडीगढ़। वहीं ये इंडिया की कैपिटल आपको देखने मिलेगी न्यू दिल्ली। तो
एक आपसे लोकेशन भी कभी पूछी जाए तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपके क्या है स्थित है, लेह स्थित है। ऊपर है श्रीनगर, नीचे आपको देखने मिलेगा जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू नीचे है और श्रीनगर ऊपर की साइड है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, ये आपके किसके नियर, पंजाब के नियर ही देखने मिल रही है। पंजाब और हरियाणा की बाउंड्री पर आपको ये देखने मिल रही है चंडीगढ़। यहीं पर बाउंड्री के निकट ही आपको देखने मिल रही है देहरादून, हरियाणा। हरियाणा की, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। हरियाणा और पंजाब की हमने देख ली चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में बात की शिमला। इसके बाद में हम बात करते हैं दिल्ली, इंडिया की कैपिटल। ये भी बाउंड्री फॉर्मेशन पर आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट आपको देखने मिलती है जयपुर की राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है वो जयपुर। यूपी की कैपिटल लखनऊ, मध्य में स्थित है यूपी के। बिहार की राजधानी पटना। यहाँ से आपको गंगा नदी है, उसका फ्लो है, एरिया है, वो भी आपको देखने मिलता है। इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। आपकी असम की राजधानी है दिसपुर। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पर मेघालय पठार भी स्थित है, जहाँ पर आपको मानसिन राम और चिरापुंजी जैसी जो हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है वो भी आपको देखने मिलेगी। वर्ल्ड की सर्वाधिक वर्षा है वो भी यहीं पर होती है। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, असम की दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश है इसकी ईटानगर। नागालैंड की है कोहिमा। मणिपुर की है इम्फाल। मिजोरम की है आइजोल। त्रिपुरा की है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मिजोरम की है आइजोल और मणिपुर की हमने देखी इम्फाल। नागालैंड की कोहिमा। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी आपको कोलकाता, ये तटीय क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी। झारखंड की कैपिटल रांची। छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो ये वाला बेल्ट है, ये कोयला और लोहा है, इसके भंडार के लिए मिनरल्स की दृष्टि से सर्वाधिक ये क्या है, खनिज संपन्न आप एरिया है वो बता सकते हो। तो ये कैपिटल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल में आप देखते हो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहाँ पर बाउंड्री के नियर ही आपको देखने मिलेगी। गुजरात की राजधानी रहेगी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये आपकी यूनियन टेरिटरी है। पहले दमन दीव है, दमन दीव ये अलग अलग हुआ थे, अब इनको मर्ज करके एक ही बना दिया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो ये है दमन दीव और दादर नगर हवेली की लोकेशन। महाराष्ट्र की राजधानी आपको मुंबई, तटीय क्षेत्र में, बिल्कुल तटीय क्षेत्र में आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर आपको पेट्रोलियम बेसिन भी देखने मिलते हैं। तेलंगाना जो न्यू स्टेट बना था उसकी राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। उड़ीसा की हमने देखी ली भुवनेश्वर। इसके अलावा आपको गोवा की राजधानी देखने मिलती है पणजी, गोवा की कैपिटल है पणजी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जो आपके साइंस रिसर्च है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये सदन वाला पार्ट है ये देखने मिलता है, जिसमें मुंबई, आप बेंगलुरु, ये वाली जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरला की राजधानी आपको देखने मिलती है कावारती। तमिलनाडु की आपको देखने मिलेगी कराईकल। साथ ही हमें तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई, कराईकल नहीं है, चेन्नई बाय मिस्टेक। और ये यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है पुदुचेरी। अब पुदुचेरी की आपको लोकेशन याद रखनी है। पुदुचेरी है, इसका आपको 3 जगह आपको इसके पार्ट है वो देखने मिलते हैं। पुदुचेरी की राजधानी कराईकल। पुदुचेरी की एक लोकेशन आपको आंध्र प्रदेश में देखने मिलती है यनम। पुदुचेरी की एक लोकेशन आपको यहाँ पर केरला में देखने मिलती है माहे। तो ये है पुदुचेरी की कुछ लोकेशन और ये है आपके कराईकल। तो ये पुदुचेरी की 3 जगह आपको लोकेशन, तमिलनाडु में कराईकल वगैरह है, आपके केरला में माही है और आंध्र प्रदेश की साइड में ये यनम देखने मिलता है। यहाँ पर सदर्न साइड में आप देखोगे ये तिरुवनंतपुरम की लोकेशन है। यहाँ पर पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है जो श्रीलंका से अपनी इंडिया है इसको कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको देखने मिलती है बे ऑफ बंगाल और इस साइड है आपकी अरेबियन सी। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप जो इंडिया की यूटी है, केंद्रीय शासित प्रदेश है, वो देखने मिलती है। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। मैंने शायद केरला की बोलती, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। केरला की ये रही तिरुवनंतपुरम, पता नहीं क्या हो रहा है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम और लक्षद्वीप की आपकी कावारती। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा हमारे यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर है वो देखने मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हमारे यूनियन टेरिटरी है। तो ये इसमें आपको देखने मिलते हैं कंप्लीट रूप से 28 राज्य और उनकी
जो भी यूटी वगैरह हैं। 28 राज्य, उनकी कैपिटल और केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमने कवर किए हैं। साथ ही हमने इंडिया की बाउंड्री है ये भी देख लिए। भारत का सामान्य परिचय है ये लगभग हमने कंप्लीट है वो कर लिया है। एक आपने कभी सुना होगा कि अलग से जो नॉर्दर्न वाला स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इनके लिए भी अलग से टाइम जोन बनाने की चर्चा है, वो समय समय पर आपको देखने मिलती है। हालांकि ये बनाना काफ़ी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अलग से टाइम जोन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि उन जो भी इस स्टेट के जो भी होंगे निवासी, वो संपूर्ण भारत से थोड़ा अलग महसूस करेंगे। हमारे जो यात्री रेल वगैरह है, परिवहन की जो संसाधन है, इसके टाइम जोन में भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो फिर बाद में मिस हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में जो टाइम देखने मिलता है पूरे इंडिया में एक ही है, और जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है, उसको मानक समय रेखा है वो माना जाता है। तो ये हमने कवर किया है आज की वीडियो में भारत का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने कोई भी सुझाव हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा आराम से पढ़ते रहिए। कोई टेंशन नहीं लेनी, बोर हो तो बस 15-20 मिनट का ब्रेक लेना है, वापस रीड करना है, और इस प्रकार से आप हैं उसे आप अपने जो PYQ है उसके साथ जो थ्योरी पार्ट है वो आपको कंप्लीट रूप से कवर करना है। ओके, थैंक यू।